Hello, a very good evening to everyone. I am Akansha Mathur, your UGC NET Home Science Paper 2 faculty. Welcome you all on Fillaform platform, and I hope you all are doing well. So just tell me, कैसे हो सब लोग और कैसा रहा आपके इतने सारे दिन? ठीक हो? अच्छे हो? एक बार बाकियों को भी जल्दी से बुला लीजिए जो नहीं है क्लास में, फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक था, मैं अच्छी हूँ। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है, बट डोंट वरी, वी विल कवर एवरीथिंग, so don't take stress. And as you can see on your screen, हमारी स्क्रीन पे आज आपका जो एग्जाम हुआ था जो कि अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया है, तो उसी को ही हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके ओके, जल्दी से सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, तभी मजा आएगा क्लास में। ये आप ही में से किसी ने सेंड किया है, तो ये पीडीएफ है। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको ब्लर दिखाई देता है तो सॉरी फॉर दैट, एंड आई होप आप लोगों के पास में भी क्वेश्चन पेपर होगा। हाँ, इस बार ऑनलाइन होगा। देखो, जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, वही चीज हुई थी। मतलब क्या कि आपको ना अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जब मैंने ये क्वेश्चन पेपर देखा ना, तो मुझे एक चीज जो समझ में आई कि देखो, यहाँ पे आरडीए से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। बहुत सारे टॉपिक्स थे जिससे क्वेश्चन नहीं आए थे, जिसके आने के चांसेस थे, बट नहीं आए। लेकिन जब देखा तो क्वेश्चंस कहाँ से, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से थे। देखो, 10-15 क्वेश्चन तो हमेशा ही आपके आउट ऑफ द सिलेबस आते ही आते हैं, तो उनको लेके पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बट अगर बाकी के क्वेश्चंस को, जैसे कि अभी हम सॉल्व करेंगे, तो देखते जाएंगे कि ये सारी चीजें अगर हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज कर दे, अपना दिमाग खुला रखते, तो सारी चीजें हमारी सॉल्व हो जाती इजीली। इस बार मैं आपको इसमें पैराग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बता दूंगी, तो पैराग्राफ में कभी भी आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ओके, बाकी के कहाँ है भाई? तो अभी कुछ दिन आपकी क्लास का टाइमिंग यही रहने वाला है, 8 PM। तो बिना किसी देरी के अपना डिनर विनर करना हो, जो भी काम करना हो, या बस क्लास टाइमली ज्वाइन कर लिया करना। ओके, so okay, without any delay, we will start our today class. So here is your previous year question paper, previous year not, but जो previous हुआ था अभी जून 2024 वाला, वही आपका क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका ऑफलाइन हुआ था, तो उसी को ही हम अपना सॉल्व करने वाले हैं। ओह गुड, वेरी गुड, हेलो। और बाकी के कहाँ हैं? बाकी के क्यों नजर नहीं आ रहे हैं मुझे? आज तो सबको होना चाहिए क्लास में, पता नहीं कहाँ है। एनीवेज, चलो, जब जो आएगा वो आ जाएगा। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हल्का सा मैं बड़ा कर देती हूँ जिससे कि आप लोगों को विजिबल हो पाए ये, कि बस 2 सेकेंड। नाउ इज इट विजिबल? आई गेस नाउ इज इट ओके। ठीक है ठीक है, ट्राई करो करो ट्राई। बाकी के और भी तो स्टूडेंट्स थे, कौन कौन था? मुझे तो आई डिडंट रिमेम्बर यार। सो ओके, सो देखो, ये जो क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन आपका आउट ऑफ द सिलेबस आपको देखने को मिल गया था, डिक्सन एंड डॉटसन के द्वारा। यहाँ पे आपके एनुअल प्लान ऑफ वर्क पूछा गया था कि अगर आप एनुअल प्लान ऑफ वर्क करते हो, कोई साल का अगर आपको कुछ भी प्लान करना है, तो उसको वार्षिक योजना बनानी है, तो उसके सीक्वेंस आपसे पूछे गए थे, उसको अरेंज करना था अकॉर्डिंग टू द डिक्सन एंड डॉटसन। चलो, बेसिकली हम नहीं जानते हैं डिक्सन एंड डॉटसन कौन था, लेकिन हम अपना यहाँ पे अगेन मैं वही बोलूंगी, कॉमन सेंस यूज करते, तो उससे हमारा ये ठीक हो जाता। देखो, रुको, मैं पेन और ले लेती हूँ।
ओके, ठीक है। हाँ, सो ये कोई स्टूडेंट था, जो भी है, एनीवेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका है, पेन क्यों नहीं वर्क कर रहा है ये, एक मिनट रुको यार। चलो ऐसे कर रहा है ये, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी थी, जब भी अगर हम लोग एनुअली कुछ भी वर्क प्लान करते हैं ना, तो उसमें एक जो की कॉन्सेप्ट रहता है वो क्या रहता है कि कैलेंडर जो है ना वो हमारा सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहला हमारा यहाँ पे देखा गया है, देखो फॉरवर्ड, एंड देन ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, जहाँ पे आपका सबसे पहला आ जाएगा फॉरवर्ड। फिर उसको हम अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वर्किंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको सेटिंग करेंगे उनकी, एंड देन उसके बाद में शेड्यूल करेंगे। शेड्यूल करने के बाद में आपका जो भी इंटरनल स्टाफ है उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, एंड देन हम कैलेंडरिंग करेंगे, अपना शेड्यूल करेंगे एनुअली। तो यहाँ पे सेकेंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था, दैट इज योर, आज मुझे लग रहा है इतने दिनों बाद ये क्लास हो रही है ना, तो ये भी कुछ गड़बड़ी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैचिंग थी। अगेन मैचिंग में जैसे आपको बताती हूँ, हमेशा ये इजी लगता है। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, अगर आपको आंसर आते हैं तो आप आंसर भी कर सकते हो, अदरवाइज हम सॉल्व तो कर ही रहे हैं। और पहले तो ये बताओ, आप सब लोगों की स्माइल कहाँ है? मुझे किसी की स्माइल नजर नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? क्या बात है? इज एवरीथिंग ओके? इतनी देर से कहाँ थे ये स्माइल भाई? क्लास में आए हो, इतने दिनों बाद मुलाकात कर रहे हो, तो चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। देखो, आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी कि अब जो आपका री एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन मोड में होगा, जिसकी डेट शीट प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज नहीं आई है, लेकिन शेड्यूल आ गया है कि आपका 21 अगस्त से सितंबर तक आपके एग्जाम्स होंगे, राइट? तो अभी हमारे पास टाइम है। देखो, अपॉर्चुनिटी ये क्या है जो मुझे बेस्ट लगे, देखो उस चीज का दुख तो है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गया है। तो वो चीज तो है, लेकिन जो हो गया उसका अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं, अब आगे हमें क्या करना है, उस पे हमें फोकस करना। तो देखो, एक चीज, तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर है, तुम्हें टॉपिक्स पता चल गए कि किन किन टॉपिक्स से आपका पूछा गया है। तो इन टॉपिक्स को तो आपको पक्का करना ही करना है, जो कि अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपके अदर टॉपिक्स रह गए हैं, जो कि ऑनलाइन में बेसिकली पूछे जाते हैं, तो उनकी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? सो डोंट बी डिसअपॉइंट, जस्ट बी पॉजिटिव। जो होता है वही मान के चलती हूँ, जो मैं अपना लाइफ का फंडा मान के चलती हूँ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सो लेट्स सी। इसमें अच्छा ये था कि हमें एक्सपीरियंस मिल गया, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और मिल गया, बट वो बात अलग है कि हमारा टाइम वेस्ट किया गया, उस चीज को जुटलाया नहीं जा सकता है, बट क्या करें उसमें। चलो देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ आपसे एक साइड में आपकी सारी हाइपोथेसिस दी गई हैं और एक साइड में आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ हैं, तो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली क्या फंडा बताया था यहाँ पे, कि आप एक दो ऑप्शंस को देखो जिसके बारे में आपको पता है, डायरेक्ट आप फिर अपने ऑप्शंस पे चले जाओ। देखो यहाँ, नाउ आई गेस ऑप्शंस आर विजिबल टू यू गाइस। देखो यहाँ, जैसे कि मुझे पता है अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि जो हमारे पास में अल्टरनेटिव अवेलेबल है, विकल्प जो है हमें उसका चुनाव करना है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज योर, देखो ऑप्शन नंबर सी का, यहाँ सेट ऑफ टू हाइपोथेसिस विच स्टेटेड अपोजिट टू नल हाइपोथेसिस, ठीक है, हम ये नहीं देख रहे। स्टेट बेस्ड ऑन sufficient theoretic and empirical data, researcher proposition about some social fact without reference to its particular attributes। हिंदी में आप देख सकते हो, हिंदी से आपको इजीली मिल जाएंगे। एंड देन उसके बाद बोल रहा है
preliminary assumptions of research about topic when sufficient information is not available। अब देखो अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है, अगर हम अल्टरनेटिव का मतलब देखेंगे, अल्टरनेटिव का मतलब है जो हमारे पास विकल्प है उनको चुनाव करना। अब एक चीज मुझे समझ में आ रही है, यहाँ लिखा सेट ऑफ टू हाइपोथेसिस, राइट। यहाँ हमारे पास दो विकल्प हैं, अब इनमें से हमें किसी एक को ही तो चूज करना होगा। सिंपल कर दो, सी वाले को फर्स्ट से मैच कर दो, और देखो सी का फर्स्ट एक आपका यहाँ है, एक यहाँ है, ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। इन दोनों में से 50-50 चांसेस बचे। अब रिसर्च को देख लेते हैं, रिसर्च क्या होती है। रिसर्च यहाँ पे रिसर्च होती है रिसर्चर प्रपोजिशन अबाउट सम सोशल फैक्ट विदाउट रेफरेंस टू इट्स पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स। बिल्कुल, यानी कि किन्हीं सामाजिक तथ्य जो इसके विशिष्ट गुण धर्मों के बिना संदर्भ के बारे में शोधकर्ताओं की प्रतिज्ञाप्ति होती है। यहाँ पे रिसर्चर क्या है, नॉलेज गेन करता है, उस वही तो रिसर्च होती है हमारी। तो सिंपली हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे, ए का 3। लो, हमें दो ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ी और हमारा आंसर हमें मिल गया। ओके, अपने मैच करते जाना। खैर, हालांकि यहाँ पे देखो मैं अगेन बोल रही हूँ, एक दो क्वेश्चन का अगर आपको आंसर लगता है कि नहीं मैम ये नहीं है ये है, अगर आप श्योर हो तो वो आप वेलकम है, आप बता सकते हो, क्योंकि अगेन आपकी ऑफिशियल आंसर की नहीं है। ठीक है, जो मैंने अपनी साइड से रिसर्च करके एंड ऑल जो भी आंसर ठीक लगे हैं वो मैंने आपको अप्रोप्रिएट आंसर बताए हैं। तो ये मत सोचना, देखो 99% सही हो सकते हैं, लेकिन 1% चांस है कि हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता दूं। तो ये मत कहना कि भाई मैम ने तो गलत आंसर बता दिया, आपने ये बताया मैम ये होगा, तो वो चीज नहीं है। अब देखते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेरेंटिंग से तुम्हारा क्वेश्चन आया था। 4 टाइप की पेरेंटिंग होती है हमारी, राइट। ये कहाँ गया, आज मुझे लग रहा है ना कंप्यूटर का भी पढ़ने का मूड नहीं है। देखो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिस पेरेंटिंग स्टाइल। अगेन पेरेंटिंग से इन्होंने सिंपल क्वेश्चन ना पूछने की बजाय घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। This parenting style encourage adolescents to be independent but still places limits and control on their action। मतलब कि ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी है जो कि एडोलेसेंस को एनकरेज तो करते हैं इंडिपेंडेंट होने के लिए, लेकिन उन पे कंट्रोल भी करके रखते हैं। समझ रहे हो? अब यहाँ पे कीवर्ड तुम्हें मिल गए हैं, इंडिपेंडेंट भी करते हैं, वो इंडिपेंडेंट भी करते हैं बट कंट्रोल ऑन देयर एक्शन, उनको कंट्रोल में भी रखते हैं। समझ रहे हो? और ये वाली पेरेंटिंग स्टाइल किसमें थी, अभी देखेंगे। एक्सटेंसिव वर्बल गिव द टेक इज अलाउ एंड पेरेंट आर वार्म एंड नर्चरेंट टुवर्ड्स द एडोलेसेंस। मतलब क्या है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। माता पिता द्वारा लालन पालन की शैली में किशोरों को निरस्त यानी कि स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है, किंतु उनके कृत्यों पर सीमा बंधन और नियंत्रण होता है। खुलकर वार्तालाप करते हैं, उनको अनुमति देते हैं। माता पिता किशोर के प्रति गर्मजोशी से और पोषक के रूप में व्यवहार करते हैं। ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी होगी, ये सब लोग तो आप बता सकते हो भाई। अथॉरिटेरियन, नेग्लेक्टफुल, इंडल्जेंट या अथॉरिटेटिव। देखो यहाँ पे ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि पेरेंट्स इंडिपेंडेंट भी करते हैं और कंट्रोल भी रखते हैं। अथॉरिटेरियन में क्या होता है कि पेरेंट्स अपनी इच्छाओं को थोपते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अथॉरिटेटिव इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि अथॉरिटेटिव ही ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल होती है जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को छूट भी देते हैं और प्लस उन पे कंट्रोल भी करके रखते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये 4 ही पेरेंटिंग स्टाइल होती हैं भाई तुम्हारी, और कोई सी नहीं होती हैं। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर है, आई गेस आप लोगों को विजिबल ना हो, बट मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन है, आज से थोड़ा कम कैंपेन चलाया गया था, तो ये किस पर्पज से चलाया गया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन पेपर आई गेस आप लोगों के पास होगा, तो आप उसमें से देख सकते हो अगर यहाँ से आपको ब्लर दिख रहा है तो आज से थोड़ा कम, यहाँ पे सिंपली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सॉल्ट, शुगर एंड फैट कंजम्पशन। ठीक है, यानी कि आज से थोड़ा कम क्या है, नमक कम लेना है, शुगर कम लेती हैं और फैट कंजम्पशन कम लेना है। ये कैंपेन आपका चलाया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ द
कि आपका सॉल्ट कंजप्शन है, बीपी की प्रॉब्लम लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रही है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपका ये जो कैंपेन है उसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। So question number next question है the best approach for the airport waiting area chairs is to design them according to, again out of the सिलेबस क्वेश्चन था, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 95 परसेंटाइल पॉपुलेशन है, ठीक है, परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल है। ये वाला ये आपका फूड में आ जाएगा, फूड की जो आपकी सेकेंड यूनिट है ना, जहाँ पे कैंपेन आपके चलाए जाते हैं, हमने पढ़ा था प्रोग्राम्स एंड ऑल, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन पढ़े थे हमने, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया था। बेसिकली ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जिसको आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन है जिसको आपकी फूड वाली यूनिट के साथ में कनेक्ट कर दिया गया है। मैंने कहा था करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये तो आप देखो कॉमन सेंस भी अगर आप यूज करते ना तो लग जाता। देखो यहाँ का है फूड वेस्टेज प्रिवेंशन, ओके, यहाँ ये थोड़ा सा, लेकिन यहाँ ये डाउट कर सकता था, ठीक है। वेजिटेबल एंड फ्रूट कंजम्पशन ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, सीरियल एंड पल्सेस कंजम्पशन ये भी बिल्कुल नहीं होता। आपको इन दोनों में से चूज करना था, तो बस यही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम भरते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सीज। हमने 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? आप लोग ही बताओ, किए थे? कौन बताएगा? अब यहाँ देखो, कॉन्शियसनेस, बिल्कुल आपको कोई भी अगर आप मैसेज डिलीवर कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए तो डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पे इस वाले को आप एलिमिनेट करो, इसमें ए नहीं है, बाकी के 3 ऑप्शंस में आपका ए है। करेक्टनेस, डेफिनेटली कि आप जो भी मैसेज दे रहे हो वो आपका सही होना चाहिए, सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, गलत इंफॉर्मेशन आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। तो ए और बी दोनों एक साथ आएंगे ही आएंगे, अगेन तीनों में है। कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि कैरेक्टर यहाँ पे कम्युनिकेशन में हेल्प नहीं करता है। किसी भी पर्सन का कैरेक्टर कैसा भी हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो मैसेज हमें कम्युनिकेशन बातचीत करने का तरीका तो उसका सही है। तो यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन को पूछा जा रहा है, सिंपली हमें ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट करना है। तो एक ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हुआ एंड दैट वन इज, ये तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था। बाकी कंपैरिजन आपका नहीं आएगा क्योंकि हम मैसेज में कंपैरिजन नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आपका जो भी 7 सीज में आपका कॉन्शियसनेस आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है एंड करेक्टनेस आ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, ये बेस्ट थिंग है। और कुछ लोग कहते हैं ना कि मैम हिंदी में टर्म बता दो, तो देखो यहाँ पे भी हिंदी में भी ना सेम इंग्लिश वर्ड ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द मोनोमर्स जॉइन एंड टू एंड एंड लिबरेट वाया प्रोडक्ट इट इज। ये आपका थोड़ा फूड साइंस से क्वेश्चन था, ठीक है, फूड साइंस क्वेश्चन था, जहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिशनल पॉलिमराइजर कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं वो आपके मोनोमर्स कहलाते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन आर। अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है ना हमारा, हाँ। तो हमारी कम्युनिकेशन के कार्य क्या होते हैं? संप्रेषण के कार्य, सूचना प्रदान करना, बिल्कुल ए ऑप्शन तो आएगा ही आएगा हमारा, ठीक है। परसुएसिव फंक्शन देखते हैं, बी है आपका कंसंट्रेशन फंक्शन। ऑब्वियसली कि हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी आएगा। ए और बी दोनों एक साथ कहाँ पे हैं? नहीं, बी नहीं है। परसुएसिव फंक्शन दैट इज नॉट। एग्जिस्टेंस फंक्शन हिंदी में देखते हैं, देखो इंटीग्रेटिव फंक्शन, सूचना प्रकार, एकाग्रता प्रकार, अनुयायीकरण प्रकार और एकीकरणात्मक प्रकार और अस्तित्वात्मक प्रकार। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 ही है, यानी कि ए, सी और ई, ये 3 आपके करेक्ट हैं, ये वाला नहीं है एंड दिस वन इज नॉट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following statement are true with regards to प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला जो कि अगेन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन से ही लिया गया है, जहां पे लैक्टेटिंग मदर्स के लिए कैंप चलाए जाते हैं, उससे ये क्वेश्चन आ गया है। डायरेक्टली आईसीडीएस से क्वेश्चन ना आकर जो आपकी रिसेंट है उससे क्वेश्चन आ गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो थी, इसको आपके ईयर देखते हो, एक सेकंड रुको, इसको जो आपका शुरू किया गया था ना, ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए शुरू किया गया था, जहां पे क्या था, देखो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रोवाइडिंग कंडीशनल कैश ट्रांसफर टू द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो योजना थी ये चलाई ही प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए थी, जहां पे उनको कैश प्रोवाइड किया जा सके। उनका अगर फर्स्ट बेबी होता है तो उनको कैश प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए इस योजना को चलाया गया था। कंडीशन कैश ट्रांसफर एंड लिमिटेड टू ओनली द फर्स्ट स्लेव में है। 5,000 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ₹1,000 टू बी प्रोवाइडेड आफ्टर डिलीवरी अंडर जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, पेमेंट ऑफ कैश इज मेड इन 3 इंस्टॉलमेंट। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो कैश जो प्रोवाइड किया जाएगा ना, 3 इंस्टॉलमेंट में कैश जो है वो प्रोवाइड किया जाता था, अभी भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी एक साथ कहाँ कहाँ पे हैं, इसमें है, बाकी इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। हमारे पास अगेन 2 ऑप्शन है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पे कंडीशन कैश ट्रांसफर। बिल्कुल, जो फर्स्ट बेबी होता है तो उसके टाइम पे आपको कैश ट्रांसफर किया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये किसको दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई नहीं आएगा, प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट वुमेन, ये नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं है, ये आईसीडीएस वगैरह में हम इसमें ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि अगर फर्स्ट चाइल्ड अगर हो रहा है और मदर वर्किंग है, यानी कि आपका एकदम लो इनकम ग्रुप से नहीं, 8 लाख के अराउंड अगर उनकी इनकम है, तो ये आप कर सकते हो इस योजना को, और ये आपकी 2010 में आई थी। ठीक है, 2010 में इसको लॉन्च किया गया था, बच्चों के लिए ही थी, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर के लिए थी। नहीं, 3 इंस्टॉलमेंट में कैश दिया जाता है, यानी कि जो फर्स्ट बेबी होता है ना, तो फर्स्ट बेबी के बर्थ के टाइम पे पैसा दिया जाएगा, एक बार पैसा दिया जाएगा, लेकिन 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, यानी कि 3 टुकड़ों में दिया जाएगा, ये चीज होती थी। और सेकेंड बेबी पे भी पैसा दिया जाता है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि सेकेंड बेबी आपका गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए। फर्स्ट आपका गर्ल या बॉय कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पैसा मिलेगा। लेकिन अगर सेकेंड बेबी बॉय है तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर गर्ल है तो प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पे 6,000 रुपए दिए जाते थे। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। सब स्टडी करा देंगे, डोंट वरी, पहले इन क्वेश्चंस को करो। यही होगी और कहाँ होगी, ये आपका टेक्सटाइल से क्वेश्चन आ गया था, जहाँ पे द अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेप्स बिटवीन लैंडिंग इज कॉल्ड। ये नहीं, टेक्सटाइल से नहीं है, ये आपका हाउसिंग से है, स्टेयर वाले क्वेश्चन से है। ये स्टेयर्स में पूछा गया है कि जो आपका ऐसी अनब्रोकन सीरीज जो कि एकदम स्ट्रेट चलती जाती है, बीच में कहीं भी टूटती नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको आपका फ्लाइट कहा जाता है। देखो स्टेयर्स आपकी कुछ इस तरीके की होती है ना, तो जो इस तरीके से जो एकदम प्लेन दीवार जो लगी रहती है ना, तो ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको आपके फ्लाइट कहा जाता है, ये अनब्रोकन होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a quality of a leader in development communication। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो लीडर के अंदर, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में लीडर के अंदर कौन सी क्वालिटी इनमें से नहीं है। देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ नया है तो उसको वो इजीली अडॉप्ट कर सके, ऐसा लीडर होना चाहिए। क्रिएटिव होना चाहिए और एम्पैथी होनी चाहिए, क्योंकि एम्पैथी होगी तभी वो लोगों की प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे।
लेकिन यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि गुड सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, हमें लीडर के सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो यहाँ पे उसके कम्युनिकेशन को देखना है, वो चेंज ला सकता है या नहीं ला सकता, हमें तो वो चीज देखनी है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। फिर है अगेन आपका मैचिंग है, ये आपका थोड़ा नया कॉन्सेप्ट आया था जो कि अगेन आपका सीडी वाली यूनिट से लिया गया है, बट नए टर्म्स में। यहाँ पे कुछ बर्थ कॉम्प्लिकेशंस है और उनके फीचर्स बताए गए हैं। तो देखो यहाँ पे प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड दिया गया है, और अम्बिलिकल कॉर्ड आपको पता है कि मदर और बेबी को आपस में जोड़े रखने का काम कौन करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ही किया जाता है। क्या पूछ रहे हो आप हेमा जी, कितना? अच्छा कैश पूछा था वो आपने, ठीक है। आई गेस मुझे थोड़ा गायब हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, जो मदर और बेबी को कनेक्ट करके रखती है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। In shoulder presentation, the baby is lying cross-barred, uterus and shoulder appear first, that is not there. The pregnant woman with high blood pressure, protein in her urine, swelling in her. अच्छा ठीक है। The cord precedes the baby through the birth canal and squeeze, cutting off oxygen to the baby. तो यहाँ पे देखो प्रोलैप्स अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नाम से ही हमें कीवर्ड ही मिल गया है भाई, तो हम आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए को 4 के साथ में मैच कर देंगे। हाँ मेरे पास लेट आ रहे हैं मैसेज। तो ऑप्शंस की तरफ हम देख लेते हैं, ए का 4 होना चाहिए, तो ए का 4 हमारा इसमें है और इसमें, तो इन दोनों को हम एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट एक से हमें आंसर नहीं मिला है, सेकेंड ऑप्शन से देखेंगे। फिर यहाँ पूछा जा रहा है प्रीलैम्पेसिया। प्रीलैम्पेसिया में क्या होता है आपका, यहाँ पे ना आपका जो उच्च रक्तचाप वाली गर्भवती स्त्री में उसके पेशाब में प्रोटीन की मात्रा तथा अंगाशय में सूजन से ग्रस्त होती है। तो ये सारे टर्म्स आपको बता दूंगी मैं। प्रोक्लेम्सिया क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है ना, उसके हाई ब्लड प्रेशर होता है और उसके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा देखी जाती है और स्वेलिंग होती है। तो यहाँ पे बी का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, और बी का 3 आपका इसमें नहीं है। लो हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। सी का हम मिला लेते हैं, सिफेलोपेल्विक डिस्क। देखो पेल्विक आपका आ जाता है पेल्विस की कैटेगरी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर शिशु का सिर श्रोणि से बड़ा होता है, तो बच्चे के जन्म गुहा के बाहर आना असंभव माना जाता है। तो दैट वन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद में रिसर्च का क्वेश्चन है, रिसर्च कंडक्टेड बाय कंट्रोलिंग वन और मोर वेरिएबल एंड कंपेयरिंग कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज नोन एज। यानी कि एक या एक से अधिक चरों के नियंत्रण द्वारा अगर हम कोई भी आयोजित तथा नियंत्रित एवं प्रायोगिक समूहों की तुलना वाला अनुसंधान क्या कहलाता है। तो इट इज सिंपली, देखो इवेल्युएशन में तो हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं अपने जो भी हमने काम किया है उसको। तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो बिजनेस रिसर्च भी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि आपके बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च होती हैं कि यानी कि आपकी मैक्सिमम सेल कैसे हो सकती है, प्रॉफिट कैसे हो सकता है, लॉस क्या हुआ था, तो उसके बारे में होती है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इवेल्युएशन रिसर्च भी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये आपका पूरा सिस्टमेटिक एनालाइज होता है कि आपने अभी तक जो भी वर्क किया वो किस तरीके से किया है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, जहां पे हम एकदम गहन अध्ययन करते हैं पूरा, वो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है, जहां पे डेप्थ स्टडी की जाती है, क्या कब कैसे हर क्यों का सवाल यहाँ पे ढूंढना पड़ता है, वो आपकी डिस्क्रिप्टिव कहलाती है। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बच्चा हमारा एक्सपेरिमेंटल
रिसर्च, जहां पे हम अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो इससे आप क्वेश्चन बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? क्या बात है भाई, एक बात बताओ, तुम्हें इनमें से किसी का एक का भी आंसर नहीं आ रहा है क्या? सब क्वेश्चन किए बैठे हो और तुम लोगों ने सॉल्व भी जरूर किए होंगे, आई एम श्योर। तो खुद भी आंसर बता सकते हो। यहाँ पे कुछ थिंकर्स दिए गए हैं और उन्होंने कौन सी थ्योरीज दी हैं उसके बारे में बताया। हमने पढ़ा था भाई कि आपके, देखो हर्बर्ग थे ना, फ्रेडरिक हर्बर्ग थे, इन्होंने आपकी जो थ्योरी दी थी ना, वो किसके बारे में दी थी, कोई बताएगा? सब पढ़े बैठे हो सब, फिर भी भूख लग रही है क्या किसी को? ठीक है, हर्बर्ग ने अपनी टू फैक्टर थ्योरी दी थी, जहां पे उन्होंने बताया था ना कि एक आपका हाइजीन से रिलेटेड रहता है, एक मोटिवेशन से रिलेटेड रहता है। दो फैक्टर्स इन्होंने बताए थे, दो तरीके के लोग होते हैं। सेम थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई भी आपके किससे रिलेट होती है, जहां पे एक आपका पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, अपने वर्क को लेके काफी ज्यादा एंथुजियास्ट होता है, और दूसरा अपने वर्क को लेके बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं होता है। ठीक है, यानी कि थ्योरी एक्स वाला है उसको काम ही नहीं चाहिए, लेकिन थ्योरी वाई वाला है उसको काम भी चाहिए और वो पूरे इंटरेस्ट के साथ में भी काम करेगा। तो ये थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई हमें किसने दी थी? डोंगलेस एमसी ग्रोगर ने दी थी। तो ए का हमें सेकंड ढूंढना है और डी का फर्स्ट ढूंढना है। तो देखो ए का सेकंड एंड डी का फर्स्ट, गुड, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। विक्टर ब्रूम, इन्होंने आपकी दी थी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एंड एमसी क्लेलैंड ने दी थी आपकी, कहाँ गया, एक्वायर्ड नीड थ्योरी। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरीज में क्या आ जाता है कि जहां पे मानव की जो भी इच्छाएं हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती ही चली जाती हैं, एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड को लेके दी थी। ठीक है, एंड एक्वायर्ड नीड थ्योरी ये आपके मैस्लो से ही रिलेटेड थी, जहां पे वो अपनी नीड को पूरी करने के लिए अपने वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लेक्स और कॉम्पोजिट फैब्रिक्स आर। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वन इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि लैमिनेट्स एंड आपका कोटेड एंड आपका टफेट, ये आपके मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपोजिट वाले फैब्रिक्स होते हैं। बाकी के आपके नेटेड नहीं आएगा, फॉर्म्स नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्म्स आपको डी ऑप्शन एलिमिनेट करना था, डी किसी भी हाल में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अरे ज्यादा मत भागो भाई। Which of the following is most important step in the control of food cost in a food service in institute? यानी कि आप किसी संस्थान में हो, खाद्य सेवा में अगर खाद्य लागत हो रही है उस पर नियंत्रण करना है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम आपको क्या उठाना होगा? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मेन्यू प्लानिंग करनी होगी। अगर फूड कॉस्ट पे कंट्रोल करना है तो आपने जो भी मेन्यू प्लान किया है उसी के अकॉर्डिंग तो आप इंग्रेडिएंट मंगाओगे, लिस्ट प्रिपेयर करोगे। तो बस हमें मेन्यू प्लान को ही कंट्रोल करना होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ का यहाँ कुछ काम नहीं है, एबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट का कुछ भी काम नहीं है, टाइप ऑफ फूड सर्विस का भी यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, हमें बेसिक देखना था। तो दैट इज योर मेन्यू प्लानिंग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं द लेफ्ट टू लैंड प्रोग्राम LLP ऑफ ICMR स्टार्टेड इन द ईयर, यानी कि आपका LLP जो प्रोग्राम था जो कि ICAR ने स्टार्ट किया था, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो कब स्टार्ट किया गया था? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 1979। चलो ये टॉपिक्स है, इनके बारे में पढ़ा देंगे। Which of the following changes occur in protein due to, क्या लिखा है ये, डेनिट्रेशन, कुछ ऐसे ही लिखा है ना। प्रकृति पतन के कारण प्रोटीन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन घटित होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो एक चीज मैंने जो आपको बताई थी ना कॉमन, वो क्या थी कि ना इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ दो टर्म आ रहे हैं, तो ए और बी दोनों तो एक साथ कभी आएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हमने ये एलिमिनेट किया और इसको एलिमिनेट किया, क्योंकि यहाँ दोनों एक साथ आ रहे हैं और इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कभी भी अपोजिट टर्म एक ही ऑप्शंस में नहीं आ सकते हैं। एंड आप लोगों को ये थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका प्रोटीन का डेनोट्रेशन होता है ना, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं ना, तो सबसे पहले वो इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है। उसकी जो प्रोटीन की जो सॉलिबिलिटी है ना, वो डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज नहीं होगी। तो ए ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कर दिया, हमारे पास बस ऑप्शन नंबर 2 आ गया। सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है प्रोटीन की। पेप्टाइन बॉन्ड, जो प्रोटीन का पेप्टाइन बॉन्ड है, वो आपका हाइड्रोलिसिस बाय प्रोटीलिस दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, देख लेना तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर होगा, बिकॉज इट इज नॉट विजिबल क्लियरली। हिंदी में देख लेना। प्रोटीन के पेप्टाइड जो बंद प्रोटीलाइटिक होते हैं, उनके एंजाइम द्वारा जल अपघटन के लिए सुलभता उपलब्ध होते हैं। ठीक है। सहायता और प्रकाशित आवर्तन बढ़ता है। ठीक है। जीव वैज्ञानिक गुणधर्म तथा उत्प्रेरक या हार्मोन संबंधी इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। हाँ लिखे बैठे हो ना, चलो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ कुछ क्वेश्चंस मुझे भी क्लियरली विजिबल नहीं है। ये तो आपको मैंने पूरी लिस्ट दी थी भाई, ध्यान है? जब हम फूड प्रोग्राम पढ़ रहे थे, सेकेंड यूनिट में ही हमने कवर किए थे, जहाँ पे मैंने जो क्रैश कोर्स वाली क्लास ली थी ना, उसमें भी आपको पढ़ाया था, कहा था कि डेट वाइज, ईयरली वाइज प्रोग्राम की लिस्ट बना लेना, है ना। तो यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट केम इनटू फोर्स एज बैक एज इन 1954। तुम्हें कुछ नहीं करना था भाई, तुम्हें बस एक चीज देखनी थी कि 1954 में तुम्हारा कौन सा एक्ट आया था। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट आया था। इसके अलावा बाकी का अगर हम देखें, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट है, ये आपका 1976 में आया था। एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये आपका 1977 में आया था। एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका 1986 में आया था। ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं करना था, बस हमारा एक करेक्ट ऑप्शन था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जहाँ पे एडल्ट्रेशन जो हो रही है उसको रोका जा सके, उसकी रोकथाम की जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अर्थमेटिक मीन। मीन के बारे में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है, मतलब क्या जरूरी नहीं है कौन सा। इट्स कैलकुलेशन इज इजी, बिल्कुल सही है। It is not necessary that given units may be orderly ranked. It takes into consideration all the score in distribution. Mean is useful in calculating ratio. बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 भी आएगा। तो जहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मीन में ना आपका क्या नहीं जरूरी होता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट गिवन यूनिट्स में बी ऑर्डरली रैंक। तो दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी के आपके सारे सही हैं, क्योंकि मीन को कैलकुलेट करना इजी होता है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है और आपके रेशियो को भी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरेंज इन्फेंट डेवलपमेंट नॉर्म्स इन सीक्वेंस। अगर आप लोगों को याद हो तो एक पिक्चर लगाई गई थी जहां पे बच्चे के डेवलपमेंट लिखे हुए थे और नीचे की साइड में ईयर लिखा हुआ था, अगर तुम लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अरेंजमेंट करना है इन्फेंट के डेवलपमेंट का। तो सबसे पहले हमें पता है कि बच्चा फर्स्ट स्टेप अपना पोजीशन को पुल नहीं कर पाएगा। ब्लैडर पे कंट्रोल उसका कब आता है, जब बच्चा 2 से 4 साल के बीच का होता है, तब उसका ब्लैडर पे कंट्रोल आता है। ब्लैडर का मतलब है जब वो अपना यूरिन एंड ऑल इन सबको कंट्रोल करना सीख जाता है। तो हमें पता है ऑप्शन नंबर ए है, वो तो भैया लास्ट में ही आने वाला है, और लास्ट में ऑप्शन नंबर ए मुझे बस एक ही जगह दिखाई दे रहा है, बाकी के आपके सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो फर्स्ट सोशल स्माइल है वो बच्चा 2 मंथ के अराउंड शो करने लगता है। बच्चा जैसे ही, आपने देखा होगा छोटा बच्चे को अगर आप देखोगे तो वो हंसेगा, आपको देख के हंसने लग जाता है। तो सोशल स्माइल तो सबसे पहले आएगी, बाकी और कहीं भी नहीं दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद में बच्चा अनसपोर्टेड सिटिंग कर सकता है। अनसपोर्टेड सिटिंग आपकी हो जाती है 7 to 9 मंथ के आसपास। एंड देन 7 to 9 मंथ के बाद में बच्चा जो है अपना 9 से 12 महीने के आसपास
खड़ा हो सकता है, एंड देन उसके बाद में 12 से 1 से 1.5 साल के बीच में बच्चा चलने लग जाता है, अपना पहला कदम लेता है। हमने ये चीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और लास्ट में आपका आ जाएगा 2 to 4 ईयर्स के आसपास बच्चा अपने ब्लैडर पे कंट्रोल करना सीखता है, जहां पे हमने सिगमेंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी पढ़ी थी, है ना। साइकोसेक्सुअल थ्योरी में हमारी 5 स्टेजेस थी, उसके अंदर आपको ये बताया गया था। अब जिसको याद होगा उसने सॉल्व कर लिया होगा। अगेन अरेंज आया है। सीक्वेंस में देखो क्वेश्चंस बहुत आते हैं, यहाँ पे स्टेप फैमिली के स्टेप्स पूछे गए हैं, स्टेजेस पूछी गई हैं, उनको सीक्वेंस में लगाना है पेपर एंड पैट्रिशिया के द्वारा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वन इज योर। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई भी स्टेप फैमिली है वहां अगर कोई न्यू मेंबर आ रहा है, हाँ, तो न्यू मेंबर अगर आ रहा है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले अवेयरनेस गेन की जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप स्टेप फैमिली से ले रहे हो। एंड देन उसके बाद में न्यू एडल्ट को एसिमुलेट किया जाएगा, जो भी पुराने हैं उसके साथ उसको जोड़ा जाएगा, कुछ परिवर्तन किए जाएंगे और कुछ अडॉप्ट भी किए जाएंगे। एंड देन उसके बाद में आपका आ जाएगा कि इंटीमेसी स्टेप रिलेशन में इंटीमेसी स्टेबलाइज की जाएगी, एंड देन उसके बाद में रिजोल्यूशन किया जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है द जनरल कोर्स ऑफ मूवमेंट डायरेक्शन और फ्लो दैट फैशन एंड क्लॉथिंग फ्लो फॉलो इज, यानी कि फैशन और परिधान में जो दिशा और प्रवाह का अनुसरण करता है उसको क्या कहा जाता है। फैशन फोरकास्टिंग तो हम नहीं कहेंगे, फैशन फोरकास्टिंग में क्या होता है जहां पे हम प्रिडिक्ट करते हैं अपने फैशन को, राइट, तो ये भी नहीं आएगा। फैशन स्टाइल इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि फैशन स्टाइल की अभी आजकल आपका स्टाइल में क्या है, तो जो आपका एक फ्लो में चलता है वो आपका फैशन ट्रेंड कहलाता है, ठीक है। फैशन डिजाइन भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डिजाइन के बारे में बात की जाती है। अगेन स्टाइल में जैसे कि आजकल स्टाइल आपकी है कुर्तीज एंड ऑल, ये सारी चीजें, ठीक है। एंड देन अगेन अरेंजमेंट की एक चीज देखी गई है, सीक्वेंस के क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे गए हैं। Arrange the steps of consumer decision making process in sequence. ओके, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वन इज योर। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक चीज हमने सीखी है, रिसर्च हो या फिर कुछ भी हो, एक चीज हमने देखी है, अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को देखना होगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा। तो हम सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, ऑप्शन नंबर ई, लो आंसर ही मिल गया हमें। उसके बाद में हम इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको इवेल्युएट करेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक है, एंड देन उसके बाद उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आउटलेट देखेंगे कि कहाँ से हमें क्या परचेज करना है। परचेज करने के बाद में हम अपनी पोस्ट परचेज प्रोसेस करेंगे कि यानी कि हमने सेलेक्ट कर लिया कि किस शॉप से हमें परचेज करना है, कितना लेना है, एंड देन लास्ट में हम अपना परचेजिंग का स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपके कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अरेंज द एप्लीकेशन ऑफ वेट डाई टू सेल्यूलोजिक मटेरियल इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि सेल्यूलोज युक्त जो सामग्री होती है तो उस पर वेट डाई जो है उसको आप कैसे अप्लाई करोगे, ये डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया था, टेक्सटाइल का है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले जो किया जाता है ना काम, वो क्या किया जाता है कि आपका एडुकेट डिस्पर्जन किया जाता है। रुको, हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, एडुकेट डिस्पर्जन होगा। एंड देन उसके बाद में वेटिंग की जाती है, वेटिंग के बाद में डाई मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में रीऑक्सीडाइज किया जाता है, रीऑक्सीडाइज करने के बाद में लास्ट में सोपिंग ऑफ वेट डाइज की जाती है, लास्ट में आपके धो दिया जाता है उनको, ठीक है। समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, अब इजी लग रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला क्वेश्चन था तुम्हारा, अगेन इजी था, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से ये क्वेश्चन आपका लिया गया था। एक तरफ साइन एंड सिम्पटम्स बताए गए हैं और दूसरी तरफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बताई गई है कि किसकी वजह से ये कमी हो सकती है।
अगेन हम ऑप्शंस को देखेंगे, एक दो ऑप्शंस को देखेंगे एंड देन उसके बाद में हम लोग अपने मूव कर जाएंगे। अब देखो यहाँ तो मैं अगर एक चीज मैं बताऊं, अगर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि स्पून शेप्ड नेल किस कंडीशन में हो जाते हैं, आपके स्पून शेप के नेल्स हो जाएंगे, आपकी बॉडी में क्या कम होगा, आयरन की कमी होगी तभी। तो यहाँ पे आपका ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए से। और हमें पता है वाइटेड स्पॉट, वाइटेड स्पॉट हमें प्रॉब्लम किस में देखने को मिलती है, क्योंकि तुम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो भाई। मैंने तुमसे कहा है कि एग्जाम हॉल में जाते हो ना, अपने आप को एकदम रिलैक्स कर दिया करो, टाइम का ध्यान रखा करो, टाइम को देखे एकदम पैनिक मत हुआ करो। क्वेश्चन का आंसर तुम्हारी आंखों के सामने ही होता है, लेकिन तुम टेंशन में आ जाते हो ना, उसके चलते गलत कर देते हो। अब देखो यहाँ तुम्हें पता है बाइटेड स्पॉट जो होता है ये आंखों से संबंधित प्रॉब्लम है, और आंखों से संबंधित प्रॉब्लम कब होती है, जब हमारी बॉडी में विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ दो ऑप्शन मिल गए हैं, दोनों ऑप्शंस को देख लेते हैं। चलो एक तरफ ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, बी का 1 एंड डी का सेकंड, बी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। सो यहाँ पे कुछ थोड़ा वो कर दिया है ऑप्शन को, बी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड, लो मिल गया। बी का फर्स्ट ये है और डी का सेकंड इधर है, तो ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, चलो हिंदी से ही मिला देती हूँ आपको। कैटिनिज्म जो होता है, कैटिनिज्म आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है, बाइटेड स्पॉट आपको विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। शरीर में वह अंग जो पर्यावरण की ओर उद्भाषित है उसका अतिवर्णक हो जाना, इंग्लिश में ही देखो, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर एक्सपोर्ट टू द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट में अगर आप ज्यादा जाते हो, यानी कि सन की वजह से आपकी बॉडी में हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होती है, ऑब्वियसली ये नियासिन की वजह से होती है। ठीक है, और स्पून नेल तो हमने देख लिए थे कि आपकी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था क्योंकि अगेन ये बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछ लिया गया था आपसे, अजरक प्रिंटिंग का सीक्वेंस पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 है, जहां सबसे पहले क्या किया जाएगा कि जो आपका फैब्रिक जो होता है ना, उसको मायोब्रेन में क्या किया जाता है, ब्लीच किया जाता है। आफ्टर स्क्रोचिंग एंड ब्लीचिंग द फैब्रिक इज सोक्ड इन हैरेट सॉल्यूशन, यानी कि मायोब्लेन के सॉल्यूशन में सोक करके रखा जाता है। एंड देन उसके बाद में आपका गम होता है, उसको और लाइम के मिक्सचर में डाला जाता है वाइट आउटलाइन के लिए। एंड देन थर्ड ऑप्शन आपका होता है जहां पे आपके एक पेस्ट होता है आयरन, जैगरी और ग्राम फ्लोर का पेस्ट होता है, उसमें आपके कपड़े को डाला जाता है। ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग टर्मरिक पाउडर, सीड एंड बॉइलिंग द पेस्ट इज प्रिंटिंग टू गेटिंग ब्लैक कलर के लिए, ये ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आपका। एंड देन फिर आपका एलम यानी कि फिटकरी और टर्मरिक सीड पाउडर होता है, उनको आपस में मिक्स किया जाता है, उनका थिक प्रिपेयर प्रिंटिंग पेस्ट बनाया जाता है ताकि आपका जो रेड एरियाज हैं उनको डिजाइन किया जा सके। तो दैट इज योर फोर्थ स्टेप। एंड लास्ट में क्या किया जाता है, स्टेपिंग रेजिस्ट पेंट की पेस्ट बनाया जाता है, फिर उसको लाइम और मिलेट्स और गम एडविक के द्वारा किया जाता है, जिससे आपको लास्ट में इंडिगो कलर प्राप्त हो जाता है। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। इसको हम लोग करेंगे, ये जितने भी आपके नए टॉपिक लग रहे हैं ना डेप्थ में, इन सबको स्टडी करेंगे, सो डोंट वरी। अभी आप आंसर देख लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अपैरेल मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड सीम कम्स अंडर, यानी कि जो आपकी सीम वाली जो होता है ना, सीम आपकी किस क्लास की कैटेगरी में आता है, तो ये आपका क्लास 3 में आता है। अरेंज इन सीक्वेंस द 6 स्टेजेस गिवन बाय द गैलेंस्की, गैलेंस्की के द्वारा, ये अगेन एक न्यू टॉपिक आ गया था आप लोगों के लिए। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है।
फर्स्ट आ जाएगी यहाँ पे इमेज मेकिंग स्टेज होती है, एंड देन उसके बाद में आपकी नर्चरिंग स्टेज होती है। नर्चरिंग स्टेज के बाद में अथॉरिटी स्टेज होती है। अथॉरिटेटिंग के बाद में इंटरप्रिटेटिंग। इंटरप्रिटेटिंग के बाद आपका इंटरडिपेंडेंट स्टेज आ जाती है, एंड इंटरडिपेंडेंट के बाद में लास्ट आती है आपकी डिपार्चर स्टेज। ये आपका फैमिली स्टडीज से लिया गया है। ये जैसे कि आपका सबसे पहले क्या होता है कि फैमिली स्टेबलाइज करते हैं, एंड देन उसके बाद में उनको ग्रो करते हैं, तो उसी सीक्वेंस में आपको ये लगाना था। डिपार्चर से आप समझ जाते हैं कि वो एकदम खाली कर देते हैं घर को, यानी कि स्टडी के लिए अपनी मैरिज के पर्पज से वो अपना घर छोड़ देते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं बस वही रह जाते हैं, इसको हम लोग एम्प्टी नेस्ट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी था, ये आपका लास्ट में आएगा, इससे भी आप देख सकते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक? सिंपल था, देखो रिसर्च से लिया गया है। यहाँ पे जो आपका कॉन्सेंट सम आएगा ये आपका कंपैरेटिव स्केल बिल्कुल है। पेयर कंपैरिजन ये भी है, रैंक ऑर्डर ये भी है। रैंक में हम क्या करते हैं, कंपेयर ही तो करते हैं, तो ये भी आएगा। कंटिन्यूअस रेटिंग जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस रेटिंग आपका कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक नहीं होती है। ओके, लास्ट के 2 क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। यहाँ डैश आर कलरलेस कंपाउंड विच ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग सच एज हीटिंग इन एन एसिड सॉल्यूशन आर कन्वर्टेड इनटू कलर्ड कंपाउंड, यानी कि रंगहीन यौगिक हैं, अगर आप उनको हीट करते हो तो वो आपके कलर में चेंज हो जाते हैं। तो ये आपके होते हैं लियो एंथोक्यानिन। ल्यूको एंथोक्यानिन होते हैं। एंथोक्यानिड्स आपके क्या होते हैं, रेड और ब्लू कलर होता है, रेड और ब्लू कलर प्रोवाइड करते हैं। ये आपके फूड पिगमेंट वाले से लिया गया है, ठीक है। और क्लोरोफिल आपका क्या है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। और कैरेटीन आपका रेडिश, ऑरेंज एंड येलो इन कलर्स में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जो कलरलेस कंपाउंड आपका ल्यूको एंथोक्यानिन होता है। एंड देन उसके बाद में अगेन फूड एडिक्टिव्स आ गए हैं आपके। देखो आपको 1-2 ऑप्शन का भी अगर आंसर पता था ना तो उससे भी ये लग जाता, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन पता है मुझे पर्सनली क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर आपको बाकियों के बारे में भी नहीं पता होता है ना तो इजीली आप आंसर कर सकते हो 1-2 के बारे में भी अगर आपको पता है तो। अब जैसे कि मुझे पता है लेसिथिन जो होता है ना वो इमल्सिफायर होता है, ठीक है। और बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर हमारा लीवनिंग एजेंट होता है जो कि आपकी चीजों को फुला देता है ना। तो ए का 4th और डी का 1st, लो आंसर ही मिल गया। अगर इनके बारे में मुझे नहीं भी पता था तो मेरा काम चल जाता, क्योंकि मुझे बाकियों के बारे में पता था। और देखो बाकियों का कहीं भी आंसर मैच नहीं हो रहा था, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे ए वाले से ही, क्योंकि लेसिथिन मुझे पता है इमल्सिफायर होता है और ए का 1 मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दिया था, ए का 4, राइट। तो इस तरीके से भी हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और ये अप्रोच आपको बताई थी एग्जाम में यूज करना, क्योंकि इससे देखो आपका एक तो टाइम सेविंग होती है और आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बच जाते हैं। ओके, बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम अपनी कल क्लास में सॉल्व आउट करेंगे। आई होप आपको आज के क्वेश्चन सॉल्व करके मजा आया होगा। कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे 8 PM, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन ऑन टाइम। आज जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो कल ज्वाइन कर लेना। हाँ, अभी 8 PM होगी, अगर टाइम चेंज होगा ना तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। अभी तो कुछ दिन 8 PM ही है। ठीक है, ठीक है। और अगर टाइम चेंज होगा तो ना तो अपना वही पुराना वाला ही रहेगा, 10 AM वाला, अगर हुआ भी तो। ओके, सो टेक केयर एवरीवन। कल बाकी के बच्चे भी आ जाना जो आज क्लास में नहीं थे, कल आ जाना, हम कल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे तो तुम लोग महान हो, कर लिए होंगे, बट स्टिल ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ध्यान रखो अपना और टेंशन थोड़ा सा कम लो। वो था ना कि आज से थोड़ा कम, तो टेंशन, नमक और चीनी तो तुम ले ही रहे हो, बाकी टेंशन थोड़ी सी कम लेने लग जाओ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।